हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा उस कंपनी का जीएमपी आज के दिन देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम है मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी का जो आईपीओ है 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। 331 रुपीज़ का इन्होंने प्राइस सेट किया है और 583 करोड़ रुपीज़ की इन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यू लगा ली है ऑलरेडी। टोटल मिला के 160 करोड़ रुपीज उठा रहे हैं इतनी वैल्यू लगा करके, और सारा पैसा कंपनी के पास में जा रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस कंपनी का बन रहा है दैट इज द जीएमपी पार्ट, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 120% का जीएमपी प्राइस चल रहा है, जो कि अगर देखने को मिले तो डबल से भी ज्यादा है। दैट मीन्स अगर एक नॉर्मल अपना भाई एक फाइल भी अगर लगाता है इस कंपनी के अंदर में, तो रोज यूजुअली एसएमई कैटेगरी का 2 लॉट्स में फाइल लगती है, तो 2,64,000 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है और यहाँ पर लगभग 3 लाख रुपए वो कमा लेने वाला है। तो पुराना डायलॉग नहीं था कि 21 दिन में पैसा डबल, वो डायलॉग चेंज हो चुका है। अब 5 दिन में पैसा डबल। अगर भगवान ने किस्मत थोड़े ढंग से लिखी है तो ऑब्वियसली अगर आपकी फाइल लग गई तो ऊपर वाला भी पता नहीं किसकी किस्मत लिखने में बिजी था, हमें तो बाईपास से ही निकाल दिया उसने। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंपनी। तो अब ये कंपनी करती क्या है, तो ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग जो होती है कि जो टूल्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उनको बहुत ही प्रिसाइजली बनाने का मशीन्स के थ्रू काम ये कंपनी करती है। अब वो जो प्रिसीजन टूल्स होते हैं, मतलब जो आइटम्स होते हैं जो ये कंपनी बहुत ही प्रिसाइजली बनाती है, चाहे वो स्क्रू होता है, चाहे वो बोल्ट होता है, चाहे वो कोई क्लिप होती है, जो कि अगेन किसी प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है। जैसे मान के चलो कोई एरोस्पेस है, उसमें कोई एक आइटम लगना है, उस आइटम को लगने के लिए खांचा बनेगा, तो वो खांचा जो है वो खांचा एक कंपनी बनाती है जो कि बहुत ही प्रिसाइजली बनाते हैं कि उसमें वो जो टूल है एग्जैक्ट फिट हो जाए। यही होते हैं इस टाइप के जो आइटम्स होते हैं, जो छोटे होते हैं और कस्टमाइज्ड होते हैं, ये कस्टमाइज बनाती है, ध्यान रखना। ये कंपनी वो काम करती है और ये 2021 में ही खुली है, तो लगभग नवंबर 2021 में, तो 2022 में ही खुली है, तो 23, 24, 25, 26 अभी चल रही है, तो लगभग 3.5 साल इसको हुए हैं, अभी बने हुए इसको 3.5 साल हुए हैं। इसके जो आइटम्स होते हैं मेनली, जो आपके जो मार्केट में जो जिन कंपनियों को सबसे ज्यादा आज के दिन हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है, उन सभी कंपनी सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी जो है आइटम्स बनाती है। जैसे यहाँ पे डिफेंस, एरोस्पेस, रेल, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, कोई छूट तो नहीं गया। कोई इन पांच के अलावा कोई और है जिनको सबसे ज्यादा मार्केट आज के दिन प्रीमियम वैल्यू दे रहा है? मुझे नहीं लगता। अगर मार्केट किसी दूसरे सेक्टर को भी दे रहा होता प्रीमियम वैल्यू, उसका भी मुझे लग रहा नाम यहाँ होता, जरूर होता। बट इन पांचों सेक्टर के लिए कंपनी जो है आइटम्स बनाती है। अब क्या ये कंपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट्स को सप्लाई करती है अपना माल? नहीं। जैसे कोई कंपनी है जिसको दूसरी मतलब गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला हुआ है, राइट। अब ऑर्डर मिला है तो उसको किसी पर्टिकुलर एक आइटम बनाने का ऑर्डर मिला हो, तो उसमें कुछ टूल्स आइटम्स वगैरह लगने हैं, तो उन आइटम्स की फिर वो मतलब बिड्स वगैरह बुलाते हैं। उनके लिए कंपनी बिडिंग करती है कि हाँ ये आइटम हम आपको बना के दे देंगे, छोटे मोटे। वो आइटम्स मैं आपको दिखाऊंगा कौन से पर्टिकुलर आइटम्स ये कंपनी बनाती है। फिर ये कंपनी बिडिंग जीत जाती है और फिर ये उनको आइटम्स बना के देती है। तो इनके पास में मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, तो वो प्लेट्स वगैरह आती हैं टाइटेनियम की, एल्यूमिनियम की, प्लास्टिक की। वो उनको बस एग्जैक्टली मशीन के अंदर प्रिंट होकर प्रिंट के मशीन काट के दे देती है कि हाँ ये आइटम्स ले जाओ और दे दो कस्टमर को। दिस इज द थिंग दिस कंपनी इज डूइंग। ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एरोस्पेस डिफेंस इसी सेक्टर के कंपनी, आगे हो सकता है कि मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड भी करना चालू कर दें, आगे चल के कुछ और सेक्टरों के लिए भी चालू कर दें। बट ये आज के दिन वैल्यू ज्यादा मिल रही है, इसलिए इन्होंने यूजुअली अपना जो पूरा फोकस है आईपीओ में अच्छी वैल्यू कंपनी का लगवाने के लिए, इन्होंने इस 5 सेक्टर को ही चूज किया है। आई डोंट नो कि इंटेंशनली चूज किया है या फिर कैसे। नेक्स्ट, अब इस कंपनी का जो आईपीओ लेके आने में जो हेल्प कर रहे हैं जो लीड मैनेजर दैट इज जीआईआर कैपिटल्स, उनके जो परफॉर्मेंस है, मतलब इनके जो कंपनी जो आईपीओ लेके आए हैं उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही है, ऑन एन एवरेज अच्छी है। जो इस कंपनी के लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट अब तक का जो है वो है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बिफोर द आईपीओ 65% थी एंड आफ्टर द आईपीओ 47% रह जाने वाली है। 3 साढ़े 3 साल पहले कंपनी खुली है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 47% पे तो पहुंच चुकी है, और एसएमई कैटेगरी में है अभी भी कंपनी। दूसरी चीज आप लोग एक चीज रियलाइज होगी अभी भी कि 600 करोड़ रुपए की कंपनी ने वैल्यूएशन लगाई है। 600 करोड़ की कैटेगरी मतलब वैल्यूएशन लगा करके एसएमई कैटेगरी में आईपीओ लेके आ रहे हैं, जबकि 400 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई कंपनियां मेन बोर्ड में आईपीओ लेके आ रही हैं। और डिफेंस और जो ये एरोस्पेस सेगमेंट के अंदर जो कंपनियां काम करें, उनको मेन बोर्ड कंपनी का, अगर मेन बोर्ड सेक्टर में अगर आपने अपना आईपीओ लेके आए तो उनको बहुत अच्छा पैसिव इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। बट आई डोंट नो व्हाई दे चोज द एसएमई कैटेगरी, बिकॉज ऑब्वियसली कि जो मेन बोर्ड आईपीओज होते हैं उनके अंदर में सेबी की स्क्रूटनी बहुत ज्यादा हाई होती है, और एसएमई कैटेगरी के अंदर में एक्सचेंज की स्क्रूटनी होती है। एक सेबी की स्क्रूटनी होती है, एक एक्सचेंज की स्क्रूटनी होती है।
हाँ, जस्ट कि सेबी जो है नजर रखती है स्टिल, बट नॉट स्क्रूटनाइज करती है। अगर कोई कंप्लेंट आ जाए सेबी के पास में तो फिर वो जरूर स्क्रूटनाइज करती है ऑब्वियसली। तो इन्होंने जो सिंप्लीफाई वाला, जो सिंपल वाला जो तरीका है और हाई इन्वेस्टमेंट माने का जो तरीका है, वो यहाँ पर चूज किया है। नेक्स्ट अगर हम इनकी बैलेंस शीट की ऊपर नजर डालते हैं तो यहाँ पे आज के दिन जो पूरी बैलेंस शीट की साइज है दैट इज 198 करोड़ रुपीज, राइट। पिछले साल थी उसकी बैलेंस शीट की साइज 39 करोड़ रुपीज, और अभी अब 191, 200 को 5 गुना बैलेंस शीट की साइज हो चुकी है। अब इसमें जो बैलेंस शीट की साइज बड़ी है ऑब्वियसली तो पैसा लगा है कंपनी के अंदर में, तो मोस्टली इन्होंने खुद ने भी पैसा लगाया, मतलब इन्वेस्टर से पैसा उठा उठा के भी लगाया है, साथ में ही इन्होंने उधारी पे माल उठाकर भी जो काम है वो कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये पैसा मोस्टली लगा हुआ कहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ पैसा जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लगा हुआ, दैट मीन जो मशीनरी वगैरह लगा रखे हैं, तो लगभग 20-25 करोड़ रुपए तो उसमें लगे हुए हैं, दैट इज ओके। नेक्स्ट जो मोस्टली जो पैसा लगा हुआ है दैट इज इनटू द ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट मीन्स कि ये काम करके दे चुके हैं बट उसका पेमेंट अभी तक आया नहीं है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा अटका हुआ है। अब इसी चीज को आपको देख के ये भी लग रहा होगा कि कंपनी 2021 में खुली है, 2003 3.5 साल की हुई है, और जो मेनली जो कंपनी का रेवेन्यू जो आना स्टार्ट हुआ है वो इसी साल आया, 2026 में ही मेनली इनका रेवेन्यू आया है। 2025 में भी कुछ खास रेवेन्यू नहीं था, जिस तरीके से कंपनी की वैल्यू लगाई गई है उस हिसाब से। तो ये बहुत जल्दी अपना आईपीओ लेके आ चुके हैं, इतना जल्दी कि अभी कंपनी का ये भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये भाई चल भी पाएगी कि नहीं चल पाएगी, बिकॉज मैनेजमेंट नया है काइंड ऑफ, राइट। और ये काइंड ऑफ जो कस्टमाइज सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा बड़ा फैलने वाला जो सेगमेंट ये है नहीं, तो दैट इज द मेन इशू कि बहुत जल्दी लेके आ गए हैं। जस्ट इनको वैल्यू जो मिलने वाली है वो डिफेंस, एरोस्पेस, ये जो नाम इन्होंने यूज किए भारी भारी भरकम भरकम, इनकी वजह से इनको वैल्यू मिलने मिलने वाली है। अभी मैंने एक जो वीडियो देखा, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका जो एक इंटरव्यू दे रहे थे यूट्यूब वालों को, तो वहां पर मैंने रियलाइज किया तो वो मोस्टली इसराइल इसराइल को इनका एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है जिनको इन्होंने अभी काम किया हुआ है, तो लगभग इनके जो रेवेन्यू अभी रिसेंट के 2026 में है उसमें लगभग 25% के आसपास में इसराइल से रेवेन्यू है। वो बोल रहे हैं कि वहां से जो रेवेन्यूज आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोड करने वाले हैं, वो रेवेन्यूज बढ़ने वाले हैं। हमारे इंडिया वाले जो रेवेन्यूज हैं वो तो है ही, बट उनके अलावा हम लोग इसराइल के अंदर में मोस्टली फोकस करने वाले हैं, बिकॉज वहां की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ग्रोथ बहुत अच्छा है वहां पे, तो हम वहां पे आगे जाने वाले, जो हमारे रेवेन्यूज हैं वहीं से मोस्टली आने वाले हैं। सो मोस्टली ही इज फोकसिंग ऑन दैट। तो अगर ये चीजें जो टर्न आउट हो जाती हैं जो ये बोल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकती है कंपनी के लिए ऑब्वियसली। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को बोला हो कि भाई इन 4 सेगमेंट के अलावा बाहर नाम मत लियो और बार बार इसराइल इसराइल बोलते रहिए बस। हो सकता है कुछ भी, पैसे की दुनिया है भाई, पैसे के लिए कुछ भी हो सकता है। मैं अब तक 1000 से ज्यादा कंपनी रिसर्च कर चुका हूँ, सब कुछ देख चुका हूँ। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि रेवेन्यूज की ग्रोथ है काफी अच्छी है, और इसी साल का मेनली इस कंपनी की रेवेन्यूज की ग्रोथ आई है, दैट इज नाइस। कंपनी ने 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है, बट द प्रॉब्लम इज जितना भी कंपनी का रेवेन्यू आया है, कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेवेन्यू जितना भी कमाया है सारा का सारा ट्रेड रिसीवेबल में शिफ्ट हो गया है। मतलब कि इन्होंने काम करके दिया है, पैसा लिया ही नहीं है फ्री में, दैट इज द मेन थिंग। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है कि आने वाले टाइम में पेमेंट आ जाए, इट्स लाइक वी कैन अंडरस्टैंड दिस वे टू दिस थिंग, कि इन्होंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला, कोई काम मिला, इन्होंने काम करके दे दिया, पेमेंट अभी आया नहीं है, बट आगे से दूसरा ऑर्डर कंप्लीट करना है, तो उसको काम करने के लिए इन्होंने क्या किया, दूसरे इन्वेस्टर के पास में चले गए कि भाई ये ऑर्डर हमें कंप्लीट करना है, पुराने पेमेंट अभी आएगा, वक्त लगेगा उसमें, तो तब तक के लिए तुम पैसे दे दो हमें, तो यहाँ से इन्वेस्टर इकट्ठा कर लिया। अभी फिर से कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर्स आए हुए हैं, उनका पुराने वालों को पेमेंट आया नहीं है, तो जनता से पैसे उठा लिए, भाई तुम पैसा दे दो। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि भाई तुम पैसा तो उठा रहे हो, पुराने को पेमेंट आ नहीं रहा है, और तुम उठाए जा रहे हैं, और तुम्हारी होल्डिंग 47% पे चली गई है, तुम इस कंपनी पे क्यों ध्यान दोगे जब तुम्हारे आने वाले टाइम में तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है कंपनी। 47%, दैट मीन्स कि तुम्हारा कंट्रोल कंपनी पे खत्म हो चुका है, अब जनता के कंट्रोल में है कंपनी। तो ये जो सिनेरियो है ये पूरा का पूरा दिखाता है कि आप इसमें बेट ले सकते हैं, बट अगेन बहुत रिस्क की बेट है। अगर चल पड़ी तो आसमान है, और नहीं चली तो ग्राउंड तो है ही ऑब्वियसली। ऑब्वियसली मैं जो इंटरव्यू है उसके जो उनके जो वादे हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके बेसिस पे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट थोड़ा सा हम इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर में थोड़ा नजर डालते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो किस तरीके से चल रही हैं। अभी तक जो नाम है वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, नाम है जो रजिस्टर्ड नहीं है, इन्होंने अप्लाई कर रखा है। जो कंपनी प्रॉपर्टीज यूज करती है वो लीज पर है, और अभी लॉन्ग टर्म के लीज पे नहीं है, कोई 2 साल के लिए है, कोई 3 साल के लिए है, उस टाइप से लीज पर है। एक ये प्रॉपर्टी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 4, ये जरूर 10 साल के लिए लीज के ऊपर में देखने को मिल रही है।
दूसरा जो कंपनी लगभग अपनी वैल्यू जो है 600 करोड़ रुपए की लगवा रही है, उसने जो इंश्योरेंस है अपनी प्रॉपर्टीज के वो लगभग 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 13 करोड़, लगभग 20 करोड़ तक का इंश्योरेंस ले रखा है। वैल्यू 600 करोड़। वाह। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला कंपनी का जो रेवेन्यू आया है मोस्टली इंडिया से ही आया है, और इस साल जो है एक्सपोर्ट में भी माल गया, जो कि मैंने आपको बताया था इसराइल से आया है। एंड पिछले सालों के मुकाबले अच्छा इंक्रीज है एक्सपोर्ट्स के अंदर में, और इसी को लेकर के जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो होपफुल है कि आगे ये और भी ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज वहाँ के जो कस्टमर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं 5 साल, और आगे अगर बढ़ भी गया तो 15 साल, बिकॉज वो प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर में एक ही सप्लायर को तय कर लेते हैं अच्छे से ढूंढ के, और फिर उसको कंटिन्यू रखते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि हम अगर अच्छे अच्छे कस्टमर्स अगर ढूंढ लेते हैं इसराइल के अंदर में, तो हमारी जो आने वाले जो 4-5 साल हैं उनमें अच्छी पाइपलाइन बन सकती है हमारे रेवेन्यूज की। दैट इज ए गुड थिंग ऑब्वियसली। बट अगेन मैंने कहा कि चल पड़ी, अगर जिस तरीके से मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर बता रहे हैं वैसे अगर चल पड़ी तो दैट्स ए वेरी गुड थिंग। बट अगेन अभी तक जो कैश फ्लो की हालत है वो बहुत खराब है। पैसा उठा उठा के जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने पड़ रहे हैं वो पेमेंट नहीं आ रहा है ऑब्वियसली। कंपनी में 161 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, दैट इज नाइस। और ये सारी मशीनरीज वगैरह कंपनी ने लगा रखी हैं जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट ये पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं जिनको ये आज के दिन सबसे ज्यादा माल सप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे अपना डिफेंस का नाम देख लिया तो ऐसा मत समझिए कि कोई डिफेंस की कंपनी को डायरेक्ट गवर्नमेंट कंपनी को, या फिर कोई ऐसा है कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है तो उसको जरूरत पड़ी टूल्स की तो वो इनसे मंगवा रही है। अब यहाँ पे जो ये डेटा है पर्टिकुलरली ये है कि ऑर्डर बुक, कि इनको जो ऑर्डर आ रहे हैं कितना ये कंप्लीट कर चुके हैं और कितना ऑर्डर बुक अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल जो इनके पास में ऑर्डर आया है वो 67 करोड़ का आया है, जिसमें से 60 करोड़ का अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बोली है कि एक कस्टमर से डिफरेंट डेट्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो वो हमने एक ही साथ बता दिया कि इस कस्टमर 43 से, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रेलवे सेक्टर का ये कस्टमर है, मतलब रेलवे सेक्टर से रिलेटेड इनका कस्टमर है, जो कि 21/1/2026 से लेकर 16/2/2026 के बीच में इनको ऑर्डर्स आए। 1 लाख रुपए के ऑर्डर थे, 40,000 के इन्होंने कंप्लीट किया और 65,000 के भी पेंडिंग है। इस टाइप से यहाँ पे और भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये डिफेंस का कस्टमर 24 है, डिफेंस सेक्टर का है। 5/12/2025 से लेकर के 5/6/2026 तक डिफरेंट ऑर्डर्स इनकी तरफ से आए, तो टोटल 25 करोड़ के ऑर्डर्स इनकी तरफ से मिले। अभी तक पूरे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा मेरे को समझने में दिक्कत हुई है कि ये क्या सिनेरियो है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कस्टमर 21 16/9/2025 से लेके 5/6/2026 रेलवे का कस्टमर है, 7.5 करोड़ का है ऑर्डर टोटल, 3.5 सवा 3 करोड़ का कंप्लीट हो चुका है, 4.25 करोड़ का लगभग अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतना बड़ा ऑर्डर बुक है और रेवेन्यूज है पड़ी है आपके पास में, तो कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है। दूसरी चीज रिसेंट के ही ऑर्डर है, दैट्स अगेन फाइन। कुछ तो बहुत टाइम से यार शुरू भी नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि ये क्या इश्यू है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसराइल से मेनली इनका ऑर्डर आ रहा है। यहाँ पे इनकी फैक्ट्री की फोटो देख सकते हैं, अंदर की बाहर की एंड एवरीथिंग। जो इनके पास में 4 यूनिट्स हैं। इनका जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस साल आया है वो डिफेंस सेक्टर की कंपनियों से आया है और रेलवे सेक्टर से आया है। अब ये क्या आइटम्स बनाते हैं उनको एक बार देख लो कि ये हैं वो आइटम्स, छोटे छोटे जैसे नक्कल, हुक, स्क्रू, राइट। तो ये बोल्ट्स, ये बहुत ही प्रिसीजन के साथ में बनते हैं मशीन के साथ में। ये आइटम ऐसे ये डिफेंस सेक्टर के आइटम्स थे ये वाले। ये आगे हो सकता है कस्टमाइज्ड आइटम्स हैं, दैट मीन्स कि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है किसी कंपनी ने ले रखा है तो उसको कंप्लीट करने के लिए किस टाइप के आइटम्स की जरूरत पड़ेगी, तो इनको अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। बस ये है कि इनको सीएनसी मशीन जो होती हैं, सीएनसी मशीन होती हैं, सीएनसी मशीन के अंदर में वो प्रिंट डालना है, प्रिंट डाल के वो सीएनसी मशीन वैसा ही कट करके डाल के दे देती है। तो सो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर मेन जो इश्यू है वो ये नहीं है कि सीएनसी मशीन लगा के तो कोई भी कटिंग करना चालू कर देगा। तो एक तो कैड का जो मैंने जो लोग होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं वो सीएडी जो ये डिजाइनिंग वगैरह उसको जानते हो, मशीन्स को चलाना जानते हो, तो वैसे एम्प्लॉयज एक बड़ा हेडेक है। दूसरा उसके लिए भी कंपनियां हैं वहां पर अवेलेबल जिनको जिनसे आप लोग एम्प्लॉयज हायर कर सकते हो, दैट इज अगेन नॉट ए बिग इशू। मेन जो इश्यू है ऑर्डर हासिल करना। अब ये जिस तरीके से मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बात करता हुआ नजर आया था वो मुझे लग रहा है कि ठीक है ऑर्डर हासिल करने में, बट कैश फ्लो मैनेज करने के अंदर में वो एक्सपर्ट नहीं है। तो वहां दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर में, कैश पैसे को मैनेज करने के अंदर में। ऑर्डर हासिल करने में बड़ा हेडेक होता है। दूसरा एम्प्लॉयज के लिए तो कंपनियां हैं, मशीन्स कंपनियां कोई भी कंपनी को मशीन्स वगैरह खरीद सकता है,
राइट। अगर किसी को रेवेन्यू आता हुआ दिखता है तो एनीबडी कैन स्टार्ट द बिजनेस। और आइटम्स मैंने आपको दिखाई दिए। अब सीएनसी मशीन्स वगैरह कैसे काम करती हैं वो आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। बड़ा आसान है, कंप्यूटर में प्रिंट डालो कि ऐसा प्रिंट डाल के निकाल के दो और ये प्लेट है उसके नीचे आइटम्स रखो एंड वो प्रिसीजन के साथ कटिंग हो जाती है। उसके लिए प्रिसाइज एम्प्लॉयज होते हैं, मतलब ट्रेनिंग होती है उनकी पर्टिकुलरली उन मशीन्स के ऊपर में काम करने वालों की, तो वो आप तैयार कर सकते हैं। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, एरोस्पेस, डिफेंस, आपने ये नाम सुन के बौखला तो गए होंगे कि भाई कोई तोप बना रही है, कोई एरोप्लेन बना रही है, कोई सेमीकंडक्टर की चिप बना रही है। नहीं, वो टूल्स बना रही है, जो आइटम्स जिनके अंदर में जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के रिलेटेड टूल्स बना रहे हैं। राइट, तो ये आइटम्स है जिनमें सेमीकंडक्टर की जो चिप्स होती हैं वो फिट होती हैं या फिर जिनमें स्क्रू कसे जाते हैं, तो वो आइटम्स हैं। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास में मशीन है वो उस सेक्टर से रिलेटेड बना रही है, तो आपको बहुत अच्छा प्रीमियम मिल गया। अगर कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बना रही है सेम यही चीजें, बट आपको अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी। सो ही इज द होल प्ले, इस कंपनी को जो वैल्यू मिल रही है वो सेक्टर की मिल रही है, जबकि ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएटेड काम नहीं है यहाँ पर। अब मार्केट भी ऐसा नहीं है, बेवकूफ़ है कि इनको जब सेक्टर से रिलेटेड अगर बना रहा है किसी और सेक्टर से बना सकता है तो प्रीमियम वैल्यू क्यों देगा? बिकॉज जब इन सेक्टर से रिलेटेड जब कोई कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं तो उनको नेट प्रॉफिट अच्छा मिलता है, जो कि हमने चेक किया था। 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इस साल का इनका, लगभग 150 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर में। तो नेट प्रॉफिट देख रहे हो कितना है? लगभग 20-22% का नेट प्रॉफिट है। एबिटा तो उससे भी ज्यादा है। इसलिए मार्केट इन कंपनियों के रिलेटेड कंपनियों को वैल्यू देता है। अब नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, इस कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर्स भी बताए हैं, जैसे यूनिमेक एरोस्पेस कंपनी है, दूसरा आजाद इंजीनियरिंग एक कंपनी है जिनका इन्होंने अपने कॉम्पिटिशन से नाम बताया है, जो कि सिमिलर से ही काम करते हैं, वो भी आइटम्स वगैरह हैं बना बना के देते हैं। इनके जो पी रेशियो है 100 के आसपास में चल रहे हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो आईपीओ लेके आ रही है मिलवर्क्स, इसका जो इस जो रिसेंट के अंदर में जो अर्निंग है, जो पिछले साल तो लगभग 5 करोड़ के आसपास में कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाए थे, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और वैल्यू लगाई है कितनी, 600 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ से 600 करोड़, तो लगभग 140 का पी रेशियो आता है 2025 के अर्निंग्स के हिसाब से। बट इस साल के अर्निंग्स के हिसाब से जो कि 37 करोड़ के आसपास में है, और हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ले लेते हैं, अगर 30 करोड़ भी मान के चल लेते हैं, तो भी यहाँ पर 20 का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि इसको लुक्रेटिव बना देता है दोनों ही कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। बट यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, आजाद इंजीनियरिंग 1983 की कंपनी है और यूनिमेक 2016 की कंपनी खुली हुई है। अब यहाँ पे कैश फ्लो की बात कर लेते हैं, 2016 तो चलो खैर ये तो नया सही है, राइट। तो कैश फ्लो की बात कर लेते हैं इनकी यहाँ पर, तो इसका कैश फ्लो चेक करने की कोशिश करो, 65 का है, इसका 55, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स में 55-65 कुछ खास इंक्रीज नहीं है, और रेवेन्यूज के अंदर में ग्रोथ भी नहीं है, बट नेट प्रॉफिट अच्छे हैं। इसका मतलब इनका पैसा अटक नहीं रहा है। बट अगेन एक सवाल और आ सकता है कि जब इस कंपनी को 250 करोड़ की सेल के ऊपर में यहाँ पर 6000 करोड़ की वैल्यूएशन मिल सकती है, तो आईपीओ लेके आने वाली कंपनी को क्यों नहीं मिल सकती है? बस यही जो चीज है इस कंपनी को वैल्यूएबल बना दे रही है, मिलवर्क्स को। इसी वजह से इस कंपनी को 120% का जीएमपी रेशियो मिला हुआ है। जब उनको मिल सकती है और इसके अंदर में पाइपलाइन दिख रही है, ऑर्डर बुक दिख रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह इतने पॉजिटिवली मतलब बात कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर के, इजराइल की जो डिफेंस सेक्टर है वहां से अच्छे ऑर्डर्स आने की उम्मीदें हैं, लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो क्यों वैल्यू नहीं मिल सकती है? बस नेगेटिविटी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं बस ये इतना ही है कि एक तो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी लो है, कैश फ्लो नेगेटिव में है, बहुत ज्यादा ही नेगेटिव है, रेवेन्यू मतलब पैसा आ ही नहीं रहा है कस्टमर्स की साइड से, और जल्दबाजी बहुत ही ज्यादा है। 2021 में खुली है, एक साल पहले रेवेन्यूज आना चालू हुए हैं और इस साल आईपीओ लेके आ गए, तो ये जो जल्दबाजी है ये दिक्कत है। बाकी कुछ खास दिक्कतें भी नजर नहीं आई। तो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स इट कैन बी ए ग्रेट बैट एज वेल, इट कैन बी ए बैट एज वेल, बट लिस्टिंग गेन इसको डेफिनेटली अच्छी मिल सकती है, पूरे चांसेस हैं लिस्टिंग गेन इसको अच्छी मिलने के। अगर लिस्टिंग गेन अच्छी लेट्स से कि डबल मिल भी जाती है तो लगभग 40 का पी रेशियो निकल के आएगा। उसके बावजूद भी अगर कंपटीशन के हिसाब से देखते हैं तो वहां से भी फिर भी डबल 2000 करोड़ के आसपास तक ये जाती है, तब जाके कॉम्पिटिशन के मुकाबले में आती है, राइट। तो कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट अगेन वो स्टेब्लिश्ड है, कैश फ्लो अच्छा है, अंडर कंट्रोल है, जल्दबाजी नहीं है, और इसमें वो चीजें हैं, तो वो नेगेटिव पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सो कैन वी सो पर्सनली कैन वी अप्लाई फॉर द आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए? यस डेफिनेटली वी कैन डू दैट।
शॉर्ट टर्म के अंदर में कैसा परफॉर्म कर सकती है, अब शॉर्ट टर्म के अंदर में और लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी वो आने वाला जो रिजल्ट है उसके हिसाब से तय होगा। राइट, आप आईपीओ स्ट्रेटेजी लेके चल सकते हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी एंड फाइनली सी यू।